नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी हिंदी भाषा उद्वार और विकास वाली जो कक्षा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से जो कौन सी बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो आपको बताना है कि जो हिंदी की इनमें से जो कौन सी बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो आपको ये ज्ञात ही होगा कि हिंदी की जो बोलियाँ हैं उनका जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। तो हिंदी की जो बोलियाँ हैं उनका जो वर्गीकरण है वो दो आधार हैं। उनके वर्गीकरण के दो आधार हैं, वो जो दो आधार हैं वो हैं पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी में बोलियों के वर्गीकरण के दो आधार हैं हमारे पास, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ये जो पश्चिमी हिंदी है इसका जो विकास होता है वो होता है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास है वो कहाँ से हो रहा है, तो पश्चिमी हिंदी है उसका जो विकास हो रहा है वो हो रहा है शौरसेनी अपभ्रंश से। और जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास होता है वो होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास होता है वो होता है अर्धमागधी से, और एक होती है बिहारी हिंदी, इसका जो विकास होता है वो होता है मागधी के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा जो संक्षिप्त ब्रीफ है जो भाषाओं के जो वर्गीकरण है उसका। तो इनमें से जो कौन सी बोली है वो हिंदी की नहीं है। हमको इसमें देखना है कि इनमें से जो हिंदी की कौन सी बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से जो कौन सी बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, उनको देखना है कि इनमें से कौन सी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से जो बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, अवधी तो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, लेकिन ये जो बिहारी है ये बिहारी है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो जो बिहारी है ये अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बाकी जो तीनों की तीनों भाषाएं हैं वो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत है वो आती हैं। तो बिहारी है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो बिहारी जो भाषा है वो आएगी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इस तरीके से इनमें से जो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है बिहारी, जो कि बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत आई। अगला प्रश्न है, बोली का जो लघुत्तम रूप है वो क्या। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न है कि जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप है वो क्या होता है। तो आप इसका जो जवाब है वो दीजिए कि जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप है वो क्या है। आप ऑप्शन है हमारे पास व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली और वर्ण। तो जो आप बताइए कि जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप है वो क्या कहलाता है। तो जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप है वो क्या कहलाता है, व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली और वर्ण। तो जाहिर सी बात है कि जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप है उसको हम बोलते हैं वर्ण। तो इस तरीके से जो बोली है उसका जो लघुत्तम रूप बोला जाता है वो बोला जाता है वर्ण। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप मुझको ये बताइए कि जो नागरिक प्रचारिणी सभा है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। इसके साथ ही इसके जो संपादकों में से वो कौन कौन है वो शामिल था। तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है और इसके जो संपादक है उनमें कौन कौन शामिल था और इसके द्वारा कौन सी पत्रिका है उसका जो प्रकाशन का कार्य है वो किया गया था। तो नागरिक प्रचारिणी सभा है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 16 जून 1893 में। तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना है वो होती है 16 जून 1893। और इसके जो संपादक मंडल हैं उसमें कई व्यक्ति हैं वो शामिल थे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है उसमें, तो ये नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना वो कब हुई है, वो हुई है 16 जून 1893 में। और इसके द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी है वो द्रविड़ परिवार है उसकी भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से जो कौन सी भाषा है वो द्रविड़ परिवार है उसकी भाषा है। ऑप्शन है हमारे पास उड़िया, बंगला, असमिया और कन्नड़। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि अगर आप थोड़ा भी इसमें गैस वगैरह वर्क करेंगे या अजम्पशन का प्रयोग करेंगे तो इनमें से कौन सी जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की है वो भाषा है। ऑप्शन है उड़िया, बंगला, कन्नड़ और असमिया। उड़िया, बंगला, असमिया और कन्नड़। तो इनमें से जो कौन सी भाषा है वो पूरी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कन्नड़ भाषा है वो किस भाषा के अंदर आएगी, तो वो है वो कन्नड़ भाषा वो किसके अंदर आएगी, वो आती है द्रविड़ भाषा है उसके अंतर्गत। तो
इस तरीके से इनमें से जो कौन सी भाषा है वो द्रविड़ भाषा है, उसके अंतर्गत आती है। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो भाषा आती है उसका नाम है कन्नड़। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को है वो कास्का कहा गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न है कि इनमें से जो किस क्षेत्र की जो बोली है उसको है वो कास्का है वो बोला जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बेसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस और मगधी। तो आप बताइए कि जो इनमें से जो कौन सी बोली है उसको है जो कास्का है उसके नाम से है वो संबोधित है वो किया जाता है। बेसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस और मगध। बेसवाड़ा के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोली है कि जो बेसवाड़ा है ये जो बुंदेली है उसकी उपबोली के अंतर्गत आती है, और बेसवाड़ा एक क्षेत्रीय बोली और बेसवाड़ा के अंतर्गत ही है जो आला भाषा है ना वो है आला खंड है उसका जो सृजन है वो हुआ है। तो बेसवाड़ा की जो उपबोली जो बनाफड़ी भाषा है उसके अंतर्गत जो आला खंड है उसका विकास है वो हुआ है। आरा भोजपुर है तो उसमें जो भोजपुरी भाषा वो बोली जाती है। मगध में जो मगही जो भाषा है वो है, लेकिन जो बनारस है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं कस्का। तो बनारस और जो वाराणसी वाला जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं कास्का। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि है उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जो देवनागरी जो लिपि है उसको है उत्पत्ति है वो किससे हुई? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची और कैथी। तो जो देवनागरी लिपि है उसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से लिपि है उससे हुई है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची और कैथी। तो इनमें से जो देवनागरी लिपि है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है ब्राह्मी लिपि से। और ये जो ब्राह्मी लिपि जब गुप्त काल है 350 ईस्वी के अप्रोक्स है आगे चलकर ये जो ब्राह्मी लिपि दो भागों में बढ़ जाती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में जो है वो नागरी या देवनागरी कहलाती है और दक्षिण में इसको हम बोलते हैं नंदी नागरी के नाम से। ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश है उससे विकसित हुई? आप लोग बताइए कि जो ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश है उससे विकसित है वो हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची। तो जो सौरसेनी है ये इसी के अंतर्गत है, जो सौरसेनी उपभाषा है, सौरसेनी का जो वर्ग है और इसी को हम जो पश्चिमी हिंदी बोलते हैं उसके अंतर्गत ही हम किसका जो विकास होता है वो होता है ब्रज भाषा। और जो ये जो ब्रज भाषा है इसको हम अंतर्वेदी के नाम से भी संबोधित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा है उसको किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है तो ब्रज भाषा है उसको है वो अंतर्वेदी है उस नाम से भी संबोधित है वो किया जाता है। तो ब्रज भाषा उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ब्रज भाषा को वो अंतर्वेदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ब्रज भाषा का किस विकास हुआ है वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। ये जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी से जिस भाषा वर्ग का विकास होता है वो उसको हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी वर्ग। और ये जो पूर्वी हिंदी वर्ग है इसके अंतर्गत अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन भाषाएं हैं वो शामिल हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और कई लोग जो बघेली है उसको दक्षिणी अवधी है उसके नाम से भी संबोधित है करते हैं। और मगधी है इसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं? इससे जिस भाषा का विकास हुआ है वो है बिहारी हिंदी। और इसमें जो मगही, मैथिली और जो भोजपुरी भाषाएं उनका जो विकास है वो हुआ है। तो इस तरीके से सौरसेनी है वो किससे विकसित हुई है? वो है पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है वो बहुरूपीय भाषा की परिवार की जो भाषा है वो नहीं है? आप लोग बताइए कि इनमें से जो कौन सी जो भाषा है वो बहुरूपीय परिवार की जो भाषा है वो नहीं है? ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो इनमें से जो कौन सी भाषा है वो बहुरूपीय परिवार की जो भाषा है उसके अंतर्गत नहीं है। इससे पहले हमने प्रश्न किया था कि इनमें से जो कौन सी भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत है वो आती है। इससे पिछली वाली जो एक दो स्लाइडों में हमने प्रश्न भी सॉल्व किया था एक कि इनमें से जो कौन सी भाषा है वो द्रविड़ परिवार है उसके अंतर्गत आती है। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी जो भाषा है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन जो मराठी है ये तो हमारी जो बहुरूपीय परिवार की जो भाषा उसके अंतर्गत आती है। गुजराती भी आती है और हिंदी। तो इस तरीके से गुजराती, मराठी और हिंदी ये तीनों की तीनों जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत। लेकिन ये जो मलयालम है ये किसके अंतर्गत आती है? ये जो मलयालम है वो आती है द्रविड़ परिवार के भाषा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप लोग बताइए कि जो ब्रज भाषा है वो कहाँ पर है वो बोली जाती है? ऑप्शन है इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी। तो ये वाला जो क्षेत्र वो बुंदेलखंड भाषा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड है तो बुंदेली भाषा। बनारस में जिस बोली बोली जाती है, मैंने प्रश्न भी सॉल्व किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्का। तो इलाहाबाद में तो है भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मथुरा वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन में जो भाषा बोली जाती है हम उसको बोलते हैं ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का जो सबसे जो प्राचीन रूप है वो कहाँ पर नजर आता है? तो जो ब्रज भाषा है उसका जो सबसे प्राचीन रूप आता है वो है आदिकालीन भाषा शैली, या जिसको साहित्य शैली बोलते हैं। ब्रज भाषा का जो सबसे प्राचीन रूप है वो आदिकालीन जो भाषा शैली है, उसमें दो भाषा शैलियों का विकास होता है। उसमें कौन कौन सी दो भाषा शैलियों का विकास होता है? एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। तो डिंगल है वो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है, और पिंगल है वो मध्य देशी और राजस्थानी भाषा है, उसका मिश्रण है जिसमें ब्रज भाषा भी शामिल है। तो जो इसमें ब्रज भाषा भी शामिल है और यही सबसे है प्राचीन रूप है वो नजर आता है। डिंगल में है वो वीर काव्य लिखा गया है, और ये जो पिंगल है उसमें श्रृंगार काव्य की उत्पत्ति है वो हुई है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो हुई है। तो आप हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है उसका जो विकास क्रम है वो किस तरीके से वो हुआ है? ऑप्शन है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो ये जो वैदिक संस्कृत और ये जो लौकिक संस्कृत है इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को हम रखते हैं प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक जो संस्कृत है वो हम उसको प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत रखते हैं। और जो शौर्य अपभ्रंश और जो प्राकृत है इसको हम मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं उसके अंतर्गत रखती है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो होती है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है, तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से जो कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये प्रश्न फिर से आ गया कि इनमें से जो कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो बोलियों का जो वर्गीकरण हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ये दो भागों में डिवीजन किया जाता है। तो कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? और जो पश्चिमी हिंदी इन भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ होता है? तो पश्चिमी हिंदी की जो भाषाओं का विकास होता है वो होता है शौरसेनी अपभ्रंश से। इनकी जननी कौन है? शौरसेनी अपभ्रंश। तो ये ब्रज भाषा है, इसका जो अन्य नाम है वो अंतर्वेदी है। तो ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है और खड़ी बोली भी। लेकिन जो अवधी भाषा है ये वो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि जो अवधी है वो किसके अंतर्गत आती है? अवधी आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और अवधी का विकास वो कैसे होता है? तो जो अवधी का विकास होता है वो होता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषाएं हैं वो शामिल नहीं है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी जो भाषाएं वो शामिल नहीं है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसका जो अनुच्छेद वर्णन है एक तो 344(1) में, और प्लस अनुच्छेद 351 में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनका जो वर्णन है वो नजर आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची है में जो भाषाएं उनका वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो 344(1) और 351 में, और भाग 17 है वो राजभाषा जो शीर्षक है उसके अंतर्गत है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूल संविधान जब भाषाएं शामिल थी तो उनमें शामिल थी 14 भाषाएं, और वर्तमान में जो भाषाओं की जो संख्या है संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें है 22 भाषाएं। तो इस तरीके से जो संविधान जब हुआ था तो उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या थी वो 14 थी। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं की संख्या बढ़ाते वर्तमान में कितनी भाषाएं कर दी हैं? 22 भाषाएं। तो इनमें से जो संविधान की कौन सी अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बोडो, मैथिली और डोगरी, ये तीनों की तीनों भाषाएं हैं वो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। लेकिन ये जो भोजपुरी भाषा है ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली है वो नहीं होती है? तो बिहारी जो हिंदी है उसका जो वर्गीकरण है वो किस भाषा से होता है? तो वो होता है बिहारी हिंदी से, और इसका जो विकास है वो होता है मागधी अपभ्रंश में से। तो बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है वो कौन सी बोली है वो नहीं आती है? तो भोजपुरी है, तो ये तो बिहारी जो हिंदी भाषा वर्ग उसके अंतर्गत आती है। मगही और मैथिली भी आती है, लेकिन ये जो बुंदेली भाषा है
ये बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि जो बुंदेली जो भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीता कुमार चटर्जी ने वो किस शब्द का प्रयोग है वो किया। खड़ी बोली के लिए वो अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान है, वो अलग अलग नाम है, वो प्रयोग है वो करते हैं। जैसे खड़ी बोली को जो कौरवी नाम है वो राहुल सांकृत्यायन देते हैं, तो उसी तरीके से जो सुनीति कुमार चटर्जी है उन्होंने खड़ी बोली के लिए वो किस शब्द का प्रयोग है वो किया है। ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी और रेखता। तो जो खड़ी बोली है उसके लिए सुनीति कुमार चटर्जी है उन्होंने कौन सी शब्द का प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका नाम है जनपदीय हिंदुस्तानी। तो इस तरीके से जो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी है उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी वर्णमाला में अंगहा और जो आ शब्द हैं वो क्या है वो कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो अंगहा और आ शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, अयुग्मा और संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षरों की जो संख्या है हिंदी में वर्णमाला में अंगहा और जो आ है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन और अयुग्मा। तो ये जो कहलाती हैं उनकी संख्या है अयुग्मा, और हिंदी में अयुग्मा की जो संख्या वो कितनी मानी जाती है, 2। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है। तो जो ब्रज भाषा है उस भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है, और पूरा का पूरा जो भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इसके अलावा जो पूरा जो रीतिकालीन जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में नजर आता है। यहाँ तक कि जो आधुनिक काल है उसमें भारतेंदु युग तक जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जब द्विवेदी युग का आगमन होता है तो उसमें वो भाषाई द्वैत है वो समाप्त हो जाता है, और खड़ी कविता भी है वो किसमें लिखी जाने लगती है, खड़ी बोली में। तो जो ब्रज भाषा का विकास है वो किससे हुआ है, तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी भाषा है उसके अंतर्गत हम बिहारी हिंदी वो आती है, तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल है। और ये जो अर्ध मागधी है इसके अंतर्गत है वो पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग है उसको शामिल किया जाता है। और ये जो पूर्वी भाषा जो वर्ग है अर्ध मागधी में इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है वो शामिल है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश जो भाषा है उसमें है वो कुल कितने जो स्वर है वो थे। तो अपभ्रंश है उसको है वो भाषा उसमें कुल कितने स्वर है वो शामिल। अपभ्रंश है उसको भरत मुनि ने किस भाषा के नाम से संबोधित किया है, तो अपभ्रंश है उसको भरत मुनि है वो किस भाषा के नाम से संबोधित करते हैं, वो है देश भाषा के नाम से। तो अपभ्रंश में कुल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, तो अपभ्रंश में जो कुल कितने स्वर हैं, तो उन स्वरों की संख्या है 8 संख्या है। और इसके अलावा अपभ्रंश में जो डा और जो डा वो है व्यंजन है वो नहीं मिलते हैं। तो अपभ्रंश है उसमें कुल कितने स्वर है 8, और अपभ्रंश में डा और डा व्यंजन है वो नहीं मिलते हैं। ये प्रश्न है वो कई बार है वो आया है। मगही है वो किस हिंदी प्रदेश की है वो बोली है। तो जो मगही जो बोली है वो किस हिंदी प्रदेश की बोली है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ी। तो जो मगही है वो किस हिंदी प्रदेश है उसकी है वो बोली है। तो जो मगही है वो हिंदी प्रदेश की जो बोली है वो है जाहिर सी बात है बिहार की। अगला प्रश्न है, भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका जो आधार है वो क्या होता है। तो भाषाएं हैं उसके जो पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसका जो आधार है वो क्या होता है। तो भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका वो आधार है वो क्या है। ऑप्शन है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास और अर्थ। तो भाषाओं के जो वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण है उसका जो आधार है वो क्या है। तो भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। ऑप्शन है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास और अर्थ। तो भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है इतिहास। तो भाषा अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाएं हैं उनके जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, तो वो है इतिहास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अब आपको बताना है जो खड़ी बोली जो विकास है जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना है वो कब होती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना वो होती है। तो खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। अंग्रेजों ने
खड़ी बोली है उनके जो विकास है उसको प्रमुखता दी। तो अंग्रेजों ने खड़ी बोली है उसके विकास है उसको प्रमुखता दी। तो ये ऑप्शन है। फिर एक खड़ी बोली की प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में है वो सृजन हुआ। तो खड़ी बोली के प्रशिक्षण से तो विविध साहित्यिक विधाओं हैं उनका सृजन हुआ और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक योग की आवश्यकता थी। तो खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। तो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है कि अंग्रेजों ने इससे क्या खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। ये जो बी ऑप्शन है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ, ये ऑप्शन है गलत है। फिर अगला ऑप्शन है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। खड़ी बोली में वो साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से जो ए और जो सी है वो सही है और बी हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा में, ये जो ब्रज भाषा बारे है उनके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं कि ब्रज भाषा में गीतात्मकता है वो स्वाभाविक रूप से है वो आ जाती है। आप लोग बताइए कि जो ब्रज भाषा है क्या उसमें जो गीतात्मकता है वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और ब्रज भाषा में है वो पौरुष वर्णों का है वो अभाव है। तो ब्रज भाषा में है वो गीतात्मकता है वो स्वाभाविक रूप में है वो आ जाती है और ब्रज भाषा में है वो पौरुष वर्णों का अभाव है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि ब्रज भाषा में जो गीतात्मकता है वो स्वाभाविक रूप में आ जाती है और ब्रज भाषा में है वो पौरुष वर्णों का वो अभाव है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहला जो ऑप्शन है वो आंशिक रूप से है वो सही है कि ब्रज भाषा है उसमें जो गीतात्मकता वो स्वाभाविक रूप से है तो वो तो नहीं आती है और ब्रज भाषा में पौरुष वर्णों का अभाव है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ए है वो आंशिक सही है और बी है वो सही है, तो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। हिंदी के विकास का जो सही क्रम है वो क्या है। तो हिंदी है उसका जो विकास का जो क्रम है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले वो प्राचीन आर्य भाषाएं आती हैं। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और तब जाके जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जो विकास है वो 10वीं और 11वीं सदी में वो प्रारंभ है वो होता है। तो पाली, प्राकृत, तो सबसे पहले तो संस्कृत ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो ये ऑप्शन ठीक है। संस्कृत के बाद पाली आएगा, अपभ्रंश नहीं, अब संस्कृत पहले आएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। संस्कृत है, संस्कृत को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं आती हैं तो उसमें पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग है उसमें आती है। तो सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है जो पूर्वी हिंदी है वो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उसके किस वर्ग है उसमें आती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जो पूर्वी हिंदी है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की है वो किस वर्ग में आती है। ऑप्शन है हमारे पास उदीच्य, प्रीतिच्य, मध्य देशीय और प्राच्य। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जो पूर्वी हिंदी है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है। उदीच्य, प्रीतिच्य, मध्य देशीय, प्राच्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राच्य। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जो पूर्वी हिंदी है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है वो आती है प्राच्य वर्ग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है इनमें से जो कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो बोलियों का वर्गीकरण हिंदी में पूर्वी और पश्चिमी है, दो भौगोलिक स्थानों के आधार पर वो किया जाता है। तो इनमें से जो कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास तो ब्रज है, ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है और इसका जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। ब्रज भाषा का जो अन्य नाम है वो अंतर्वेदी है। बुंदेली ये भी पश्चिमी हिंदी में शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है और बुंदेली है उसको वो दसारनी नाम से भी संबोधित किया जाता है। कन्नौजी ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है, लेकिन जो अवधि है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं है क्योंकि जो अवधि है वो किसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और ये जो पूर्वी हिंदी इसका विकास है वो किससे होता है तो वो होता है अर्ध मागधी से। अगला प्रश्न है जो 7 ध्वनि है उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा वाला जो वर्ग है उसका जो वर्गीकरण है वो उसमें 7 ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य और औष्ठ्य। तो जो 7 ध्वनियां हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो इसमें जो 7 ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। अगला प्रश्न है
भाषा और जो समाज जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो जो भाषा और जो समाज जो पुस्तक है उसके वो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास रामविलास शर्मा, देवेंद्रनाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी। तो जो भाषा और जो समाज के जो लेखक है तो ये जो देवेंद्रनाथ शर्मा है, इन्होंने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उन पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो लिखी है। तो देवेंद्रनाथ शर्मा का जो योगदान है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उनके संदर्भ में, और उनकी पुस्तक का नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। बाकी ये जो धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण जो तिवारी हैं, इन्होंने जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो आरंभिक जो स्वरूप है उस पर है वो बड़ा ही जो महत्वपूर्ण काम है वो धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी ने किया। तो जो भाषा और समाज जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। तो भाषा और समाज जो पुस्तक लिखी है उसके जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। और ये जो रामविलास शर्मा है वो एक प्रगतिवादी आलोचक हैं। रामविलास शर्मा है, उन्होंने भाषा और समाज पुस्तक लिखी है। इसके अलावा ये एक प्रगतिवादी आलोचक हैं और ये अज्ञे द्वारा जो प्रथम तैर सप्तक का जो प्रकाशन किया जाता है 1943 उसमें भी ये शामिल है। तो अज्ञे द्वारा 1943 में जो प्रथम तैर सप्तक शामिल किया जाता है उसमें रामविलास शर्मा भी शामिल है। और रामविलास शर्मा है वो प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनके अलावा इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको बोलते हैं हिंदी जातीयता की अवधारणा। कई बार एग्जाम में प्रश्न वो पूछा गया कि हिंदी जातीयता की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो हिंदी जातीयता की जो अवधारणा है वो रामविलास शर्मा है उनसे संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने जो नव जागरण है उस पर भी बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है वो किया है। तो उस तरीके से महात्मा गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण उनकी पुस्तकें हैं और इन्होंने जो नव जागरण है उस पर भी बड़ा जो महत्वपूर्ण काम है वो किया। और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कथन रामविलास शर्मा का वो है कि 1857 की जो क्रांति है वो व्यापक रूप से गदर से है वो प्रभावित है वो थी। इसके अलावा इन्होंने निराला की जीवनीकृत पुस्तक भी लिखी है, वो है निराला की साहित्य साधन रामविलास शर्मा ने, जो कि जो 3 खंड है उसमें विभाजित है। अगला प्रश्न है भाषा और जो संवेदना के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो भाषा और संवेदना जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह और विजय देव नारायण शाही। तो ये जो विजय देव नारायण शाही हैं ये अज्ञे द्वारा जो तीसरा जो सप्तक है वो प्रकाशित किया जाता है उसमें जो विजय देव नारायण शाही है वो शामिल है। विजय देव नारायण शाही न केवल कवि हैं बल्कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है जायसी। और ये जो जायसी है इसमें वो पद्मावत को है वो पहली बार है वो ट्रेजेडी है उसके रूप में परिभाषित है या रूपरेखित है वो करते हैं। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण जो अवधारणा वो है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, तो ये विजय देव नारायण शाही का। रमेश चंद्र शाह का गद्य लेखक में महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण डायरी है उसका नाम है अकेला मेला। ये जो जगदीश गुप्त है इन्होंने है वो नई कहानी जो पत्रिका है उसका संपादन का कार्य वो किया था और नई कहानी आंदोलन के विकास में इस तरीके से जगदीश गुप्त है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो भाषा और संवेदना जो पुस्तक है वो लिखी है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं एक हिंदी के एक महत्वपूर्ण जो साहित्य इतिहासकार हैं वो भी रहे हैं। तो रामविलास शर्मा है वो रामस्वरूप जो चतुर्वेदी हैं वो हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार रहे हैं और इनका जो साहित्य इतिहास की पुस्तक है वो है हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। तो इनकी जो पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हिंदी भाषा और संवेदना का विकास, और भाषा और संवेदना के जो लेखक हैं वो भी यही रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अवधि का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से है वो हुआ है? तो अवधि का जो विकास है वो किस अपभ्रंश है उससे हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो जो मागधी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश है उससे हुआ है? महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्री है, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। सौरसेनी है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और जो मागधी है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो जो अवधी भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी आती है वो है अर्धमागधी के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत जो भाषा उपवर्ग है वो है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और ये पूर्वी हिंदी में एक तो भाषा शामिल है अवधी, एक है बघेली, और तीसरी जो भाषा शामिल है इसमें वो है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है
इनमें से किसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित भाषाएं हैं उनका जो स्थान है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? 344 और 351 में। मूल संविधान में जो भाषाओं की जो संख्या थी वो 14 शामिल थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा बाद में इसको आगे बढ़ाते हुए अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वो हैं 22। इनमें से जो कौन सी भाषा है वो अष्टम सूची में शामिल नहीं है? तो ये जो डोगरी भाषा है ये अष्टम सूची है उसमें शामिल है, मैथिली भी है, असमिया भी है, लेकिन ये जो ब्रज भाषा है वो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन जो अवस्था है उसका नाम वो क्या है? तो सबसे पहले तो प्राचीन आर्य भाषाएं आती हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं उसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, वो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं आती हैं, उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं उसमें पाली, तत्पश्चात प्राकृत, तत्पश्चात अपभ्रंश और फिर है अवट। ये जो क्रम है वो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं उसमें आता है। अवट भाषा का जो उल्लेख है वो विद्यापति की जो कीर्तिलता पुस्तक उसमें आता है, उसमें बोलते हैं कि देश जैना सब्जन अवट्टा। और प्रश्न वो एग्जाम में कई बार आया है। तो विकास की दृष्टि से जो प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था वो क्या कहलाएगी? तो प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था है वो क्या कहलाएगी? हमारी पाली। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्तरकालीन अवस्था है तो वो होगी अपभ्रंश और अवट। अगला प्रश्न है, शब्दों की जो पद रचना पर आधारित भाषाओं के जो वर्गीकरण है उसको क्या कहा जाता है? तो शब्दों की जो पद रचना पर आधारित जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसको है वो क्या कहा जाता है? तो शब्दों की पद रचना पर आधारित। तो क्या देखना है इसमें? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं की जो वर्गीकरण है उसको है वो क्या कहा जाता है? तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण। तो भाषाओं शब्दों की जो पद रचना पर आधारित भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, कुलात्मक, प्रभाव आधारित वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण। तो ऐतिहासिक वर्गीकरण ऑप्शन ए गलत है, कुलात्मक वर्गीकरण ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, प्रभाव आधारित वर्गीकरण भी गलत है, ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो शब्दों की जो पद रचना पर आधारित जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो कहलाता है आकृति मूलक वर्गीकरण। आधुनिक आर्य भाषाओं के जो वर्गीकरण के अनुसार है वो पूर्वी समुदाय की जो भाषा है वो कही नहीं है। फिर उन्होंने जो प्रश्न जो भाषाओं का डिवीजन है वो पूर्वी और जो पश्चिमी है दो भागों के अंतर्गत वो किया है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के अनुसार जो पूर्वी समुदाय है उसकी जो भाषा है वो नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी और बांग्ला। तो जाहिर सी बात है कि उड़िया जो भाषा है इसका जो विकास है ये जो लिपि में लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं कैथी लिपि। बिहारी ये भी पूर्वी के अंतर्गत आती है और बांग्ला में एक और रूप प्रचलित है बांग्ला भाषा है उसको हम बोलते हैं ब्रज बोली। ये प्रश्न वो एग्जाम में कई बार है वो आया है। और ये जो ब्रज बोली जो शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र गुप्त है, उन्होंने अपने साहित्य है उसमें किया है, ईश्वर चंद्र गुप्त। तो जो ब्रज बोली वो कहाँ पर है? वो है बंगाल में और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले साहित्यकार है वो है ईश्वर चंद्र गुप्त। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो पश्चिम पूर्वी समुदाय है उसमें कौन शामिल नहीं है? वो है मराठी, क्योंकि जो मराठी है वो किसके अंतर्गत आएगी? तो मराठी है वो पश्चिमी समुदाय है उसके अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द है वो यूरोप की लोगों की देन है, ये जो स्टेटमेंट है या जो कथन है वो किसका है? तो हिंदुस्तानी जो शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है, स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ये जो गारसाजा तासी है ये हिंदी के पहले जो साहित्य इतिहास जो लेखक के जो ग्रंथ हैं वो रहे। ये जो गारसादा तासी है हिंदी के पहले जो साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं लेखक हैं वो रहे। और इनका जो ग्रंथ का नाम था वो था इस्तवार दला लित्रोत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। तो गारसादा तासी हैं और उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था, ये प्रश्न कई बार आता है, वो लिखा था फ्रेंच या जो फ्रेंच भाषा है उसमें। और इनके जो ग्रंथ का नाम था वो था एस्तवार द लो लिटरेचर एंड दो ये हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर ये भी एक हिंदी साहित्य इतिहास के इतिहासकार हैं और इनका जो ग्रंथ का जो नाम था वो था शिव सिंह सरोज। तो ये भी हिंदी साहित्य इतिहासकार से संबंधित व्यक्ति हैं।
फिर है ग्रेसन। ये जो ग्रेसन है, इन्होंने सर्वप्रथम जो कवियों को वो कालक्रम है उसके आधार पर है वो विभाजित है वो किया है। और इसके अलावा कई आलोचकों का मानना है कि जो हिंदी में जो तेन की जो विधेयवादी पद्धति है उसके जो जनक हैं, यह सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया है, वो है ग्रेसन। और ग्रेसन का जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो कहलाता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये जो गारसादा तासी हैं, ये हिंदी साहित्य के पहले साहित्य इतिहास लेखक संबंध ग्रंथ है। इन्होंने अपना जो ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था उसका नाम है इस्तवार दला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर है, उनका जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है। ग्रेसन है, इन्होंने सर्वप्रथम जो कवि है उन्होंने कालक्रम के अनुसार वो विभाजित किया और फिर उसको वो 7 उपवर्ग है उसमें भी विभाजित है वो किया था। इन्होंने सर्वप्रथम जो ग्रेसन है, इन्होंने भक्ति काल को है वो स्वर्ण युग की संज्ञा है वो दी थी। और इनका जो ग्रंथ का नाम है वो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके अलावा ये रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य इतिहास और हिंदी आलोचक के मूर्धन्य व्यक्तित्व है। और इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंध वो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1929 में होता है। तो हिंदुस्तानी जो शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है, ये जो स्टेटमेंट है वो है ग्रियर्सन का। तो ये जो हिंदुस्तानी जो शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है, ये स्टेटमेंट है जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन का। पश्चिमी हिंदी के जो अंतर्गत है वो नहीं आती है। अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत है वो नहीं आती है। ऑप्शन है बांगड़ू, कन्नौजी, बुंदेली और बघेली। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत है वो नहीं आती है। तो जो बांगड़ू है या इसको जाटवी और हरियाणवी जो भाषा वो बोली जाती है, तो ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों की तीनों जो भाषा है वो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो बघेली जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत है वो आती है। इसके अलावा जो बघेली है उसको कई लोग हैं वो दक्षिणी अवधि है उसकी भी संज्ञा वो देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिणी अवधि की जो भाषा दक्षिणी अवधि है वो किस भाषा को संबोधित किया जाता है, तो वो अवधि जो वो बघेली है उसको संबोधित है वो किया जाता है। आज का हमारा जो सेशन है तो उसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल हम इसको जो अपनी जो कक्षा है उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।